गाजा के इस नए युद्ध में अब तक हिजबुल्लाह खुलकर नहीं कूदा है। वो इजराइल पर हमले तो कर रहा है, लेकिन छिप छिप कर। इजराइल कभी कभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया है। सवाल है क्यों? दरअसल 2006 में इजराइल और लेबनान एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ चुके हैं। युद्ध में दोनों पक्षों ने खुद को विजेता घोषित कर दिया था, लेकिन इसमें दोनों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। 33 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल के 250 सैनिक, 50 नागरिक, 20 टैंक, 3 हेलीकॉप्टर, 1 युद्धपोत, जबकि हिजबुल्लाह के 200 लड़ाके और लगभग 900 लेबनानी नागरिक मारे गए थे। यानी दोनों का भारी नुकसान हुआ था। इस नुकसान को देखकर ना तो इजराइल हिजबुल्लाह को चुनौती दे रहा है और ना ही हिजबुल्लाह सीधी लड़ाई में आना चाहता है। वैसे इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध किया तो 2006 से ज्यादा बुरा अंजाम भुगतना होगा। वैसे आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर समूह है, जिसे तमाम देशों ने शिया आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त गाजा बॉर्डर से मौजूद हैं। मनीष, आज की अगर स्थिति देखें, यह युद्ध आज कितना और विध्वंसक हो चुका है, कितना और विनाशक हो चुका है? देखिए राहुल जी, आज तो सबसे बड़ी बात यह थी कि आईडीएफ को अपना एक कमांडर खोना पड़ा। एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी जो कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 4 और सैनिक घायल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो सैनिकों की संख्या और ऑफिसर्स की संख्या, जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं, वो 18 हो गई है। तो निश्चित तौर पर आईडीएफ के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। ये अलग बात है कि आईडीएफ की तरफ से भी आज जवालिया कैंप में लगातार ग्राउंड पर स्ट्राइक हो रहा है। लेकिन चूंकि आप लगातार हिजबुल्लाह के बारे में बता रहे थे, और आईडीएफ लड़ तो हमास से भी रही है, लेकिन उसका भी पूरा ध्यान उसी तरफ है कि कल हिजबुल्लाह चीफ क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर कहीं हिजबुल्लाह की तरफ से युद्ध का ऐलान होता है तो वैसी स्थिति में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ उसको मैनेज करना वाकई में टफ होगा। क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में कल मैंने जब आईडीएफ के टॉप लेवल के अधिकारी से पूछा कि आप अपना एक असेसमेंट बताएं कि आपके कितने सैनिक यहाँ पर हैं, 5,000, 10,000, 15,000, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ी संख्या। तो अगर 10-15 हज़ार से ज़्यादा सैनिक यहीं पर लगाने पड़े हैं, यहीं सारा रिसोर्सेस है हमास से लड़ने में, तो फिर आप हिजबुल्लाह में, जो कि कहीं से भी 19-20 से ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो उससे कैसे लड़ेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, अपना ध्यान रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इजराइल हमास युद्ध को आज 27वां दिन है, लेकिन हमास रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो हर दिन नई नई धमकियां दे रहा है। उसके समर्थन में कभी हूती विद्रोही तो कभी हिजबुल्लाह हमला कर रहे हैं। कल यमन बॉर्डर से हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया था। अब लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह 5 लाख रॉकेट और 1.5 लाख मिसाइल मारने का दावा कर रहा है। सवाल है, ये हो कैसे रहा है? क्या हमास अकेले ये सब कर रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमास अकेले ये सब नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ एक टीम ये पूरा काम कर रही है। इसे आप हमास की मुस्लिम टीम भी कह सकते हैं। ये टीम उन मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम देशों और विद्रोही संगठनों की है जो फिलिस्तीन के मुस्लिमों को बचाने के नाम पर एकजुट हो गए हैं। अब इस टीम में कौन कौन है और ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले हमास की मुस्लिम टीम में शामिल मुस्लिम देशों की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम ईरान का है। ईरान पहले दिन से हमास का खुलेआम समर्थन कर रहा है। ईरान ने इजराइल की मदद करने पर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। सबसे बड़े धर्मगुरु ईरान के अयतुल्लाह खामनेई ने यह तक कहा कि अब मुसलमान रुकने वाले नहीं हैं। कल ही ईरान के विदेश मंत्री ने हमास चीफ इस्माइल हानिये से मुलाकात की। इसके बाद आता है लेबनान का नाम। गाजा में हमास के बाद अब इजराइल पर सबसे ज्यादा हमले कहीं से हुए हैं तो लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने किए हैं। तीसरा नाम है यमन का। यमन ने कल ही इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हूती सरकार के अब्देल अजीज बिन हब्दूर ने यह तक कहा कि वो हमास के लिए लड़ता रहेगा। हमास चीफ इस्माइल हानिये कतर में ही छिपकर इजराइल के खिलाफ पूरे युद्ध की अगुवाई कर रहा है। एक तरफ से युद्ध का कमांड सेंटर कतर ही है। तुर्की अब तक इस युद्ध से दूर था, लेकिन अब वो इजराइल के खिलाफ संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव दे रहा है। इसके अलावा इराक और सीरिया, इन दोनों देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये दोनों देश हमास की टीम, मुस्लिमीन के अहम सदस्य हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील लगातार कर रहा है, लेकिन वो खुद अभी इससे दूर है। हमास की मुस्लिम टीम के ये सदस्य तो जुबानी फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन बम, बारूद, गोले, रॉकेट और मिसाइल वाले रेजिमेंट की कमान हमास के सहयोगियों ने संभाल ली है।
हमास ने हमले की शुरुआत की थी। उसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे, लेकिन इजराइल के जवाबी हमले के बाद हमास की कमर टूट चुकी है। ऐसे में हमास की टीम मुसलमान के सबसे खतरनाक सदस्य हिजबुल्लाह से हमले की कमान संभालने की उम्मीद में है। वो लेबनान बॉर्डर से लगातार इस पर हमले भी कर रहे हैं। अब तो उसने धमकी दी है कि वो इजराइल पर 5 लाख रॉकेट और 1.5 लाख मिसाइल अगले कुछ दिनों में फायर करेगा और इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर इस हमले को झेल नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह की तरह ही हुती विद्रोही भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। कल ही हुती ने यमन से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। ये मिसाइल हमला काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन इजराइल ने इसे अपने एरो एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। हुती विद्रोहियों के अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। बमबारी करने वाले सेगमेंट में यह हमास का तीसरा सबसे बड़ा हमलावर यूनिट। इन विद्रोही संगठनों और इस्लामिक देशों के अलावा दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन भी हमास की टीम मुसलमान के सदस्य हैं। ये वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो लगातार इजराइल को ग्लोबल नैरेटिव में किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का, जो गाजा पर इजराइल के हमले को तो विरोध कर रहा है, लेकिन हमास के हमले पर वो खुश होता है। इसके अलावा मुस्लिम विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की है। इसके लिए एक फतवा भी जारी किया गया। Şimdi coğrafi olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var. Bunu İranlı kardeşimizle de konuştuk ve kendisi de az önce konuşmalarında söylediler. آن است که کالاهای اسرائیلی رو تحریم کنیم، نسبت به ارسال سوخت و کالا به داخل اسرائیل حساسیت نشون بدیم و اون رو متوقف بکنیم. هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية. الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء، وفخامة الرئيس مهدي المشاط قد وجه القوى العسكرية بكل أطرافها